हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल साहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो स्टूडेंट, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और जो आज का टॉपिक हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी, और कह सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। नॉर्मली स्टूडेंट, अगर हम इसका डेफिनेशन अगर जानना चाहेंगे तो गुड्स कैपिटल और सर्विस, गुड्स कैपिटल और पर्सन जहां जहां मूव कर सकती है किसी भी कंट्री में, वो सारा का सारा पोर्शन जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। अगर हम भारत के लिए कहें तो भारत में जहां जहां हम गुड्स कैपिटल और पर्सन जहां जहां मूव कर सकते हैं, वो सारा पोर्शन जो है वो भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी है। या फिर इसके बाहर नॉर्मली एक लेमैन के अगर नॉलेज में अगर देखा जाए, नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है जिसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, अगर उससे हम कहें डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो कहेगा भाई जितना पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हमारा है, जितना हमारा पॉलिटिकल मैप है, वो सारा का सारा पोर्शन भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन एक इकोनॉमिक्स के नॉलेजेबल पर्सन से अगर पूछा जाए, या फिर वो जिसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, वो कहेगा नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल मैप नहीं, बल्कि और भी पोर्शंस को हम भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में ला सकते हैं, जहां जहां मतलब हमें इस तरह का परमिशन हो। ओके, मैं बात करूंगा इस पर। अभी पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन कह रहा है, इट इज द टेरिटरी, ये एक टेरिटरी है एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। क्या कह दिया इसने सर? इसने कह दिया पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल फ्रीली जहां जहां मूव कर जाए, है ना, वो सारा पोर्शन जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इन लेमन लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। जब हम नेशनल इनकम का जब काउंटिंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का जो डेफिनेशन है वो बड़ा ही वाइडर रूप ले लेता है। नॉर्मली क्या है कि जहाँ जहाँ हमारा गुड्स, पर्सन और कैपिटल मूव कर सके फ्रीली, वो सारा पोर्शन जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में क्या है, देखो ये कह रहा है इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। बिल्कुल, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है हमारा, उन पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करेगा, है ना, क्या इंक्लूड करेगा, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, है ना। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स दो कंट्री के बीच में मूव कर रहा हो, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जैसे उस कंट्री से हो जिसका वो शिप है। जैसे मान लो भारत का कोई एयरक्राफ्ट कंपनी है, और जो फ्लाइटें जो उड़ रही है वो सपोज टोक्यो से मॉस्को और मॉस्को से टोक्यो, तो यहाँ पर क्या हो गया, टोक्यो और मॉस्को जो है उसे हम भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर करेंगे। बस वो एयरक्राफ्ट कंपनी का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो भारत से होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो अगर जापान की कोई एयरक्राफ्ट कंपनी जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जापान से हो रहा, और फ्लाइटें जो है वो दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से दिल्ली, है ना, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जापान का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा दिल्ली और मॉस्को, है ना। यहाँ कह रहा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, है ना, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, आ गया ना, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना। मान लो अगर भारत का अगर रेसिडेंट है ना, और कहीं पर वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर रहा है, या फिर फिशिंग वेसल्स एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट्स है फिशिंग के लिए, ठीक है, तो वो पोर्शन जहां पर हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स है वो भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, है ना। तो फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। क्या है, राइट्स ऑफ ऑपरेशन, जो एक्सक्लूसिव राइट्स है ना। और इस तरह से जो क्या कर रहे हैं हम, सर रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मान लो फिशिंग करने गया इंटरनेशनल वाटर में, तो वो पोर्शन भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। इसके बाद से इसका एग्जांपल भी है, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन,
in international waters of Indian Ocean will be considered as a part of domestic territory of India. ठीक है, कह रहे एम्बेसीज, अगर एम्बेसीज है, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, कहने का मतलब है कि मान लो इंडियन एम्बेसी रशिया में है तो वो पोर्शन भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी, रशियन एम्बेसी भारत में है तो वो पोर्शन रशिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद फिर अगर हम बात करें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मान लो हमने बांग्लादेश में, बांग्लादेश के एक सर्टेन पोर्शन में हमने अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लगा रखा है क्योंकि वो पोर्शन बड़ा सेंसिटिव है, और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हमसे कहा भी कि सर प्लीज थोड़ा हेल्प करो, हमने लगा दिया। अब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिन पोर्शन में भारत ने लगा रखा है वो बांग्लादेश का वो पोर्शन क्या होगा, भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ओके, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, कंसुलेट्स हो, एम्बेसीज हो, जिस कंट्री का होगा जहां पर भी लोकेटेड होगा वो पोर्शन जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। नेक्स्ट ये हो गया हमारा और हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं होगा किसका, सर एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। मान लो फॉरेन कंट्री, जैसे कह रहा है जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ये पोर्शन भी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। सर नॉर्मल रेसिडेंट्स का क्या है, जो किसी कंट्री में ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा हो और उस कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग सारा उसी कंट्री में और मोर देन 12 मंथ्स वो उस कंट्री में रह रहा हो, तो इसे हम कहेंगे क्या, नॉर्मल रेसिडेंट्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country, है ना, who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। ये हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन, है ना, कि जो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो और साथ में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सेम कंट्री में हो तो वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। इसके बाद फिर देखेंगे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कह रहा है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, नंबर 1 द रेसिडेंट लिव्स और is located within the domestic territory and the resident carries out basic economic activities। कौन से, अर्निंग, है ना, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, मतलब सेविंग्स फ्रॉम दैट लोकेशन, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, ये तीनों जो है वो उसी कंट्री में हो जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट होगा और इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कौन है जो इंक्लूडेड नहीं है ना, कौन कौन है जो इंक्लूडेड नहीं है नॉर्मल रेसिडेंट के तौर पे, देखो तो फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट है जो घूमने फिरने आए, भला हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट की तरह कैसे ले सकते हैं, है ना, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट इंडिया, हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, है ना, रिक्रिएशन और हॉलीडेज और मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। अगर इस तरह के पीपल अगर हमारी कंट्री में आते हैं तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट में हम उसे नहीं लेंगे। फिर कह रहा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, हम इसे भी क्या करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं लेंगे। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज, हम इन्हें भी जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, एम्प्लॉइज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं आर कंसीडर्ड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, है ना, and not of the international area। okay, for example क्या है, an American working in UNO office located in India will be treated as normal resident of America। समझ गए, एक अमेरिकन अगर है वो यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है, जो भारत में यूएनओ का ऑफिस है, वो ट्रीट क्या किया जाएगा, सर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ना कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ
इंडिया, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, है ना, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर, है ना, ये सब जहां 1 साल से कम रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल रेजिडेंट की तरह नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, बॉर्डर वर्कर्स हु लिव्ड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड अक्रॉस द बॉर्डर on a regular basis to work in the other country. Okay, they are treated as normal residents of the country where they live, जहां वो रहते हैं वहां का, and not where they work, जहां वो काम कर रहे हैं वहां का उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं लेंगे, बल्कि जिस कंट्री में इस तरह के बॉर्डर वर्कर्स रह रहे हैं वहां पर हम उन्हें कंसीडर करेंगे, उस कंट्री का वो नॉर्मल रेसिडेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे और आने वाले वीडियोस में इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।